हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग एंड फेसिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों का लेक्चर 2 में लेके आया हूं, यानी पार्ट 2 में लेके आया हूं। और नागरिकता चल रहा था, तो नागरिकता में हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में समझना है तो आप कृपा करके मेरी पहली लेक्चर जाकर के वहां पे देखिए, और वहां पे सिटीजनशिप के बारे में कहां से आया और किस प्रकार से ये मुद्दा उठ के आया कि भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप नाम की कोई चीज संविधान में यानी भारतीय संविधान में डिजाइन किया जाएगा। इन सब बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, और हमारा जैसा कि भारतीय संविधान का पार्ट 1 हम लोग डिफाइन कर चुके थे, और पार्ट 2 में ले ला करके हम लोग यहां तक पहुंच गए थे कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे, और इतना गहन तरीके से इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सिटीजनशिप की कि आने वाले हम जब भारतीय संविधान को उठाएंगे तो उसमें हमें सिटीजनशिप को समझने के लिए कोई भी दिक्कत का सामना नहीं पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे जहां से कोई भी क्वेश्चन आए, हम लोग इस तरीके से इसमें अध्ययन कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक से अगर सिटीजनशिप से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उठा रहा है तो आपको सारा का सारा इस वीडियो से मिल जाएगा। मैं बहुत ही छोटा वीडियो रखता हूं जिससे आप लोग कम समय में पूर्ण जानकारी के साथ में सिटीजनशिप को पढ़ पाए या किसी भी टॉपिक को समझ पाए। और मैं आज से ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे जो भी टॉपिक को पढ़ाऊं, उस टॉपिक को लाने का अवसर क्या था, यानी इससे भारत में क्या क्या सफलताएं मिल चुकी या भारत इससे कैसे आगे निकलेगा, इन सब बारे में हम एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोगों को इसके एक दिन बाद डेली मिल जाया करेगा। जैसे मैं अगर भारत के राष्ट्र और राज्य और संघ को पढ़ा रहे हैं तो उसको लाने के लिए भारतीय संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे वो किस मोटिव से लेके आए थे और क्या करने चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में हम बताएंगे। और इसमें हमारे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इन टॉपिक से, उसको भी मैं उस छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ऐसी वीडियो देखना हो तो कृपया करके आप कमेंट करके एक बार जरूर कहिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाऊँ। और किसी भी टॉपिक को, जैसे हम यहाँ पे सिटीजनशिप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप को समझने के बाद में अगर आप हमको मोटिवेट करेंगे और बताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा कि सिटीजनशिप को भारत में किस प्रकार से लागू करना चाहिए और उसमें क्या क्या संशोधन करना चाहिए, जिससे हमारा भारत कहीं ना कहीं आगे निकलकर एक दुनिया में एक उभरती शक्ति के साथ में एक विकसित राष्ट्र बन सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे अंदर की चीज को सारा जान चुके होंगे 1 मिनट में। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आए थे। जैसे कि इतना हम लोग कल जो देख चुके थे कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी केवल केंद्र की नागरिकता भारत में पाई जाती है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट था, इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया था, सिटीजनशिप यानी नागरिकता को। इसे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। यानी जो ये हमारा है सिटीजनशिप यानी नागरिकता, इसको हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू कर दिया गया था, और बाकी का जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इस दिन को संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं। यानी उस समय पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। लेकिन जो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है, सिटीजनशिप चल रहा है, ये 26 नवंबर को ही लागू हो गया था पूर्ण रूप से। आर्टिकल 5 के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से भारत में उस समय नागरिकता लागू, माने 26 नवंबर 1949 ईस्वी में जब नागरिकता लागू हुई थी, उस समय किन किन आधार पे लोग भारत के नागरिक हुआ करते थे, इस बारे में आर्टिकल 5 में हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैं आर्टिकल 6 के लिए से कंटिन्यू कर रहा हूं। आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। यानी उस समय जब भारत और पाकिस्तान का लगभग बंटवारा हुआ 14 अगस्त
1947 ईस्वी को पाकिस्तान कहीं ना कहीं से निर्माण हो गया था। उसके एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो गया। लेकिन उस समय कुछ लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान का खेल क्या हो रहा है, उस समय मीडिया किस प्रकार से काम कर रही है। तो कुछ लोग उस समय समझ ही नहीं पाए थे कि हमको कहाँ पे रहना और क्या क्या करना। तो पाकिस्तान में जो जो लोग थे उनको भारत में आने वाले यानी वहां से भारत में आने वाले लोगों के लिए नागरिकता आर्टिकल 6 में डिफाइन किया गया है, नहीं रखा गया। इसके लिए कुछ शर्त होती थी कि पाकिस्तान से जो भी भारत आ रहा है उसके लिए कुछ शर्त थी सिटीजनशिप ग्रहण करने के लिए। शर्त क्या थी? पहला शर्त था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, यानी जो भी व्यक्ति 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान यानी भारत कहीं ना कहीं आजाद हो गया था, तो पाकिस्तान से जो भी लोग आ रहे थे भारत में उनके लिए पहला शर्त यह था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी व्यक्ति आया है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले जो भारत में आया है वो क्या माना जाएगा? वो भारत का एक पूर्ण रूप से नागरिक माना जाएगा। दूसरा था कि 19 जुलाई 1948 ईस्वी से पहले जो आया हो यानी इससे बाद में, यहां पे क्या रहेगा, सॉरी मैं थोड़ा गलत कर दिया हूं, बाद में तो 19 जुलाई 1948 ईस्वी से बाद में जो भी आया हो उसे क्या करना होगा? न्यूनतम यानी कम से कम उसे 6 माह यानी 6 महीने तक भारत में रहना होगा। यानी क्या हो रहा है? पाकिस्तान से भारत जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए अब भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए दो शर्तें हो गई। पहला शर्त क्या कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया हो उस पर कोई शर्त नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 ईस्वी के बाद जो आया हो उसे कम से कम भारत में 6 महीने तक रहना ही होगा। उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसे नागरिकता ग्रहण करनी होगी। ये दो शर्त हो गया। यानी उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 6 के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से जान गए होंगे कि जो भी व्यक्ति उस समय पाकिस्तान से भारत आ रहा था उसके लिए नागरिकता ग्रहण करने के लिए दो शर्तें थी। पहला शर्त था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो आया हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया है उसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा, तभी वो भारत में सिटीजनशिप को ग्रहण कर सकता है। तो आई होप कि आप लोग आर्टिकल 6 को पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे और किसी को भी समझा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 7 को यानी अनुच्छेद 7 यानी अनुच्छेद 7 को हम लोग देखने वाले हैं कि भारत से पाकिस्तान को जाने वाले, यानी क्या हुआ जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, कुछ भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि भारत के जो नागरिक थे वो उस समय क्या करें, पाकिस्तान में चले गए, और पाकिस्तान में जब गए तो वहां का सारा रवैया देख के उनको ऐसा लगा कि हम लोग गलत कर दिए, हमको भारत में ही रहना चाहिए था। तो वो लोग फिर से डिसीजन लेते हैं और पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से फिर से भारत आना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पाकिस्तान से भारत यानी पहले क्या होता है, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में उनको अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान से पुनः भारत आए, उनके लिए आर्टिकल 7 दिया गया है और उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए। एक बार भाषा पढ़ लेते हैं। भारत से पाकिस्तान को जाने वाले फिर पुनः पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, यानी एक बार भारत से पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर पाकिस्तान से भारत में आ गए, ये कहता है आर्टिकल 7। तो उनको नागरिकता किस प्रकार से दी गई कि भैया कोई आपके घर से बाहर जा रहा है, फिर कह रहा है नहीं 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 नहीं, बाहर उसको जब बहुत ही समाज का दुख सहना पड़ा तो कह रहा है कि अब मैं फिर घर में आना चाहूंगा। तो आप घर में उसको अंदर आने के लिए क्या बाउंडेशन,
उस पर क्या लिमिट लगाएंगे, क्या दंड देंगे, ये कहता है आर्टिकल 7। यानी भारत से पाकिस्तान को जाने वाले और पाकिस्तान से फिर पुनः भारत आने वालों के लिए नागरिकता के लिए हक में बात करता है आर्टिकल 7। शर्त इसका क्या है, 1 मार्च 1947 से पहले गए थे, जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान गए थे उनके लिए तो द्वार खुला हुआ है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपको हम सिटीजनशिप देते हैं। यानी क्या कहता है पहला शर्त कि 1 मार्च 1947 से पहले जो भी गया था वो आएगा और उसको नागरिकता दी जाएगी, यानी तो उन्हें भारत का नागरिक होगा, यानी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा शर्त क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद जो लोग गए थे, यानी 1 मार्च 1947 के पहले जो गया और वो आया, बिल्कुल सही है, उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो भी गया उसको भारत पुनः आने पर उसके लिए कुछ शर्तें दी जाएंगी। उसको पॉइंट में देखते हैं, वह अस्थाई निवास का प्रमाण पत्र लेकर के आए, कहां से, पाकिस्तान से। यानी वो जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, फिर भारत में आना चाहता है, तो भारत में आने के लिए उसको क्या करना होगा, पाकिस्तान में एक प्रमाण पत्र लेना होगा कि मैं भारत में जाकर और वहां की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हूं, वहां पे रहना चाहता हूं, ऐसा करना होगा। दूसरा पॉइंट, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करे, यानी उसको रजिस्ट्रार ऑफिस तुरंत जाना होगा और वहां पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा कि मुझे भारत की नागरिकता दे दी जाए और मैं अब यहां से कंटिन्यू भारत का नागरिक रहूंगा। तीसरा, कम से कम उसे 6 माह तक रहना होगा, यानी कम से कम उसको 6 महीने तक भारत में रहना होगा, तभी उसको नागरिकता पूर्ण तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आप इस नागरिकता के बारे में यह समझना चाहते हैं कि इसमें मोदी सरकार को और इसमें कहीं ना कहीं भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको और डिजाइन करना चाहिए कि जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र बन पाए, ऐसे वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके कमेंट करें, क्योंकि जब बहुत ज्यादा कमेंट होगा और लाइक होगा तभी ऐसा वीडियो बनेगा, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और बहुत ज्यादा खोज की इसमें जरूरत होती है, जो कि एक ही चीज से हो पाएगी, मोटिवेशन से ही ये हो पाती है। तो मैं आप लोगों के बीच में एक शेर कहना चाहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।